सर्विस आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये खास उन सभी के लिए है जो पीसीएस, एसएससी और दूसरे वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज हम समझेंगे संविधान का भाग 1 यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या भारत के जो राज्य हैं वो देश से अलग हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा भारत की नींव से जुड़ा हुआ है और इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि संविधान के पहले ही अनुच्छेद में मिल जाता है। तो चलिए सीधे चलते हैं अनुच्छेद 1 पर। ये वो आर्टिकल है जो ना सिर्फ हमारे देश का नाम बताता है बल्कि ये भी बताता है कि असल में हमारा देश है क्या। देखिए, ये एक छोटा सा वाक्य दो बहुत जरूरी बातें बताता है। एक तो देश का नाम और दूसरा उसकी शासन प्रणाली कैसी है। पर यहाँ पर जो शब्द सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है वो है संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि बहुत सोच समझकर इसे चुना गया था। इस पर संविधान सभा में काफी चर्चा भी हुई। खुद डॉक्टर अंबेडकर ने ये साफ किया था कि फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया। उन्होंने बताया कि ये दो बातें बिल्कुल साफ कर देता है। पहली कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, और दूसरी जो सबसे जरूरी है कि किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब भारत का जो पूरा क्षेत्र है वो सिर्फ राज्यों से ही नहीं बनता, उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं और वो क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें भविष्य में भारत सरकार हासिल कर सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरे क्षेत्र की सीमाओं को बदला जा सकता है? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 2 में। ये वो आर्टिकल है जो हमारी संसद को संघ में नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति देता है। यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 2 उन क्षेत्रों की बात करता है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1975 में सिक्किम का भारत में विलय। तो ये आर्टिकल बाहरी क्षेत्रों को भारत में जोड़ने से जुड़ा है। अब आता है अनुच्छेद 3। ये उन बदलावों के बारे में है जो भारत के मौजूदा नक्शे के अंदर किए जाते हैं। यह अनुच्छेद हमारी संसद को ये ताकत देता है कि वो देश के अंदर ही राज्यों को फिर से व्यवस्थित कर सके, जैसे बिहार से झारखंड का बनना या आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बनना। तो इन दोनों के बीच का जो मूल अंतर है वो अब बिल्कुल साफ हो गया होगा। अनुच्छेद 2 बाहर से नए राज्यों को जोड़ने के लिए है और अनुच्छेद 3 देश के अंदर ही राज्यों की सीमाओं को बदलने या नए राज्य बनाने के लिए है। अच्छा, तो ये राज्यों का पुनर्गठन होता कैसे है? इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए होती है, फिर बिल को राज्य के पास उसकी राय जानने के लिए भेजा जाता है। लेकिन, और ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है, संसद उस राज्य की राय मानने के लिए मजबूर नहीं है। तो इसका मतलब भारत के नक्शे में इतने बड़े बदलाव करना कितना मुश्किल है? इसका जवाब हमें अनुच्छेद 4 में मिलता है और ये जवाब काफी चौंकाने वाला है। इसको समझने के लिए हमें पहले अनुच्छेद 368 के बारे में सोचना होगा। आमतौर पर संविधान में कोई भी बड़ा बदलाव करने के लिए इसी आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, जो कि एक मुश्किल प्रक्रिया है। लेकिन अनुच्छेद 4 एकदम साफ साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे उन्हें संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि संसद भारत के राजनीतिक नक्शे को सिर्फ एक साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से बदल सकती है। इसके लिए उस विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है जो ज्यादातर संविधान संशोधनों के लिए जरूरी होती है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं ताकि परीक्षा के लिए सब कुछ याद रहे। ये टेबल आपको इन चारों अनुच्छेदों का एक बिल्कुल स्पष्ट खाका देती है। अब आप देख सकते हैं कि हर अनुच्छेद का एक बहुत ही खास और अलग मकसद है। अनुच्छेद 1 भारत को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 2 और 3 उसकी सीमाओं को बदलने की बात करते हैं और अनुच्छेद 4 उस बदलाव की प्रक्रिया को बताता है। और हम इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करेंगे। हमारा संविधान भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बनाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारे संविधान निर्माताओं ने केंद्र सरकार को इतनी बड़ी शक्ति देने का फैसला क्यों किया होगा।